अध्याय 6। इतिहासकार बनाम इतिहास राम स्वरूप। अफ्रीकी नोबेल पुरस्कार विजेता वोल सोयिंका ने 13 नवंबर 1988 को 20वीं नेहरू स्मृति व्याख्यान देते हुए एक महत्वपूर्ण, हालांकि कोई नई नहीं, बात कही कि औपनिवेशिक इतिहास यूरोपीय दृष्टिकोण से लिखा गया है। भारत के इतिहासों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिखा है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अफ्रीका में इतिहासकारों द्वारा अफ्रीकी इतिहास को फिर से लिखने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। हमें यह नहीं पता कि यह परियोजना क्या शामिल करती है और अफ्रीका में इसका क्या हाल है, लेकिन भारत में इस दिशा में प्रयास बहुत कम परिणाम दे पाए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि पुनर्लेखकों की कमी रही है, लेकिन उनका कौशल उनके उत्साह के बराबर नहीं रहा। इतिहास के पुनर्लेखन वाक्यांश से कुछ कड़वाहट महसूस होती है और यह हमारी सत्य की भावना को आहत करता है। हाल के पुनर्लेखन के उदाहरणों ने इस कार्य की छवि को बेहतर नहीं बनाया है और इनसे कोई खास भरोसा उत्पन्न नहीं हुआ। अधिकतर मामलों में यह स्पष्ट नहीं था कि वैध पुनर्लेखन कहाँ समाप्त होता है और जालसाजी कहाँ शुरू होती है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ यह रहा है कि इतिहास को नवीनतम पार्टी लाइन या ताजा तानाशाह के समर्थन में लिखा गया। तो फिर इतिहास का पुनर्लेखन वास्तव में क्या अर्थ रखता है? हम उस दिशा में कितनी दूर जा सकते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि हम सत्य और वस्तुनिष्ठता की हर भावना को अलविदा कह दें, या फिर इसका मतलब केवल कुछ उपेक्षित सत्यों और दृष्टिकोणों को पुनर्स्थापित करना है? कुछ लोगों ने हमारे वर्तमान को अतीत की दृष्टि से देखा है, लेकिन क्या यह बेहतर होगा कि हम अपने अतीत को वर्तमान की दृष्टि से देखें, या उससे भी आगे बढ़कर समाजवादी यथार्थवाद की भावना में अपने अतीत और वर्तमान को भविष्य के संदर्भ में लिखें, उस भविष्य के संदर्भ में जिसे हमारे अगुआ वर्ग ने देश के लिए सोचा और योजनाबद्ध किया है? कुछ अन्य संबंधित प्रश्न भी हैं। क्या एशिया और अफ्रीका का यूरोपीय इतिहास पूरी तरह गलत है और क्या उसे पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है? या फिर उसमें भी कुछ मूल्यवान तत्व हैं, विशेष रूप से उसकी पद्धति में, भले ही निष्कर्षों में नहीं, जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए और भी विकसित किया जा सकता है? भारतीय संदर्भ में क्या भारत का ब्रिटिश इतिहास एकरूपी है, जिसे प्रेरित इतिहासकारों द्वारा पूरी तरह काला रंग दिया गया है? या फिर यह भी बहुलतावादी है और इसमें कई दृष्टिकोण शामिल हैं, जिनमें से कुछ देश की संस्कृति, दर्शन और कलात्मक रचनाओं की अत्यंत सराहना करते हैं? और साथ ही यदि लेखकों की मंशाओं से अलग होकर और उनकी पक्षपाती दृष्टि के बावजूद भी देखा जाए, तो क्या उनके द्वारा लिखे गए इतिहास ने कभी-कभी हमें अपने अतीत को बेहतर समझने में मदद नहीं की है और किसी हद तक हमें स्वयं को फिर से खोजने में सहारा नहीं दिया है, कम से कम उस सीमित अर्थ में जिसमें आज अतीत और पुनः खोज जैसे शब्दों को समझा जाता है? यह मान लेना कि भारत का सारा ब्रिटिश लिखित इतिहास गलत था अत्यंत अव्यवहारिक होगा और इसके बहुत कम समर्थक मिलेंगे। यह सही है कि कई ब्रिटिश इतिहासकार पक्षपाती थे, लेकिन ऐसे भी थे जिनमें सच्ची जिज्ञासा थी और पूर्वाग्रहों के बावजूद उन्होंने निष्पक्षता की भावना से अपने कार्य को ईमानदारी से करने की कोशिश की। अपने शोध में उन्होंने यूरोप में प्रचलित तरीकों को अपनाया। उन्होंने प्राचीन पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, उनका मिलान और तुलना की। उन्होंने भूले बिसरे लिपियों को पढ़ा और इस प्रक्रिया में हमारे अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उजागर किया। उन्होंने भाषा विज्ञान, पुरातत्व, कार्बन डेटिंग, मुद्रा शास्त्र जैसे क्षेत्रों का विकास किया। उन्होंने एशिया में भारत के प्रमाणों की खोज की। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा नया, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध कराया। यह भी सही है कि कई बार उन्होंने इस डेटा को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की और उस पर कल्पनात्मक व्याख्याएं थोपीं,
लेकिन तथ्यों के प्रति यह नया सम्मान अपने आप में एक अनुशासन बन गया और इसने वस्तुनिष्ठ मानदंडों को जन्म देना शुरू किया। इन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के कारण उनके निष्कर्ष हमेशा उनके पूर्वाग्रहों और पूर्वस्थापित धारणाओं के अनुकूल नहीं रहे। उदाहरण स्वरूप उनके आंकड़ों ने यह प्रमाणित किया कि भारत एक प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अद्भुत निरंतरता और व्यापक प्रभाव रहा है, और यह कि यहाँ स्वशासन, गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्र संस्थाओं और मुक्त चर्चा की एक लंबी और सुदृढ़ परंपरा रही है। हालांकि इन सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हुए यह भी सच है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विकृत किया। यह विकृति जानबूझकर नहीं थी बल्कि अवचेतन रूप से थी, फिर भी यह उतनी ही वास्तविक और प्रभावशाली थी। ब्रिटिश इतिहासकार। ब्रिटिश विद्वानों की मानसिकता का निर्माण एक तेजी से फैलते साम्राज्य के शासकों के रूप में उनकी स्थिति और उस साम्राज्य की वैचारिक व राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता द्वारा हुआ था। एक शासक के रूप में उन्होंने नस्लीय और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का अनुभव किया और अपने धर्म से पुष्ट होकर उन्होंने अपने सभ्य बनाने के मिशन में गहरी आस्था विकसित की। उनमें से कई यह तीव्र इच्छा भी रखते थे कि अंधकार में डूबे मूर्ति पूजकों तक ईसाई नैतिकता और ईसाई ईश्वर के आशीर्वाद पहुंचाए जाएं, बशर्ते कि यह प्रयास साम्राज्य को खतरे में न डाले। शासकों की कुछ अधिक मूर्त राजनीतिक जरूरतें भी थीं। प्रजा को अपने अतीत की कोई ऐसी ऊंची धारणा नहीं होनी चाहिए जो उसके वर्तमान दर्जे से ऊपर हो, और इस वर्तमान दर्जे को भी उन्हें बिना किसी शिकायत के बल्कि कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना सीखना चाहिए। ब्रिटिश शासकों का एक हित था कि भारतीय जनता को यह बताया जाए कि वे कभी एक राष्ट्र नहीं रहे, बल्कि विविध स्रोतों से आए एक मिश्रित समूह हैं जिनमें एकता का कोई सिद्धांत नहीं है, कि उनका इतिहास आक्रमणकारियों और विजेताओं का रहा है और उन्होंने कभी स्वदेशी शासन नहीं जाना, और वास्तव में उन्हें स्वशासन से कोई मतलब नहीं रहा जब तक कि उनका ग्राम जीवन अक्षुण्ण रहा। इन सब पाठों को निरंतर पढ़ाया गया और निष्ठापूर्वक सीखा भी गया, यहाँ तक कि ब्रिटिशों के जाने के बाद भी ये धारणाएं और श्रेणियां हमारे व्यापक राजनीतिक चिंतन और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को आकार देती रही हैं। यह विचार कि भारत एक बहुनस्लीय, बहुराष्ट्रीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज है जो किसी एकता के सिद्धांत को उनके नेतृत्व में कठिनाई से प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, यह हमारी अपनी नई नेतृत्व श्रेणी और अभिजात वर्ग की भी धारणा बन चुकी है। ये वे बुनियादी दृष्टिकोण और अघोषित हित थे जिन्होंने ब्रिटिश इतिहासकारों की सोच को आकार दिया। लेकिन इस ढांचे के भीतर व्यक्तिगत पसंद और स्वभावगत विशेषताओं के लिए पर्याप्त जगह थी। उनमें से कुछ हिंदू भाषा, व्याकरण, स्थापत्य कला और अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रति अपनी सच्ची सराहना व्यक्त कर सकते थे, लेकिन यह सराहना एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जाती थी और न ही ऐसे किसी मार्ग पर जाती थी जो लोगों के व्यापक राष्ट्रीय चेतना और एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में अपने प्रति गर्व को पोषित करती। इस दृष्टिकोण में भी हमारे बौद्धिक अभिजात वर्ग ब्रिटिश विद्वानों के पदचिह्नों पर चलते हैं। उनमें से कई, जब तक कि वे मार्क्सवादी या मैकालेपंथी न हों, हमारी कुछ पुरानी सांस्कृतिक कृतियों के लिए सराहना और गर्व की भावना रखते हैं। लेकिन यह सराहना उस व्यापक संस्कृति तक नहीं पहुंचती जिसने इन कृतियों को जन्म दिया, न ही उस धर्म और आत्मा तक जिसमें वह संस्कृति निहित थी, और न ही उन लोगों और समाज तक जिन्होंने उस धर्म और संस्कृति को जीवित रखा। हमें बताया जाता है कि ब्रिटिशों ने हिंदू मुस्लिम मतभेदों को प्रमुखता दी। निःसंदेह उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्हें भारतीयों को यह बताने में कोई रुचि नहीं थी कि उनके पूर्वजों का एक साझा धर्म था, कि उनमें से कुछ विशेष परिस्थितियों में धर्मांतरित हुए थे, कि वे परिस्थितियां अब प्रासंगिक नहीं हैं, और कि उन्हें अपने मूल और व्यापक समुदाय के प्रति अपनी चेतना नहीं खोनी चाहिए। इसके विपरीत जिस प्रकार से ब्रिटिशों ने इतिहास लिखा,
उसने एक मुस्लिम शासन और मुस्लिम काल की मिथ्या धारणा को स्थायी बना दिया, जो हिंदू मुस्लिम विभाजन को और अधिक तीव्र करता था और मुस्लिम अलगाववाद को बढ़ावा देता था। ब्रिटिशों की मुख्य रुचि एक ऐसे इतिहास को लिखने में थी जो भारत में उनकी उपस्थिति को न्यायोचित ठहरा सके। वे साम्राज्यवादी शासक थे और अपनी स्थिति व कार्यप्रणाली के कारण वे अपने से पहले के शासकों के प्रति एक प्रकार की सहानुभूति और समानता का बोध रखते थे। उन्होंने भारत को विजय के अधिकार से हासिल किया था, इसलिए उन्हें इस अधिकार की वैधता को मुगलों, अफगानों और अरबों के मामले में भी स्वीकार करना पड़ता था। लेकिन यह औचित्य ब्रिटिश विवेक के लिए बहुत ही असभ्य और नग्न था। इसे शांत करने के लिए ब्रिटिशों ने एक वैधानिक और नैतिक बहाना प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दावा किया कि वे मुगलों के वैध उत्तराधिकारी हैं और भारत के अतीत की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुगलों को साम्राज्य निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने भारत को एक किया, उसे कानून और व्यवस्था, शांति और स्थायित्व प्रदान किया, जो किसी भी साम्राज्यवादी व्यवस्था के स्वाभाविक गुण माने जाते हैं। और स्वयं ब्रिटिश केवल मुगलों के साम्राज्यिक अधिकारों के उत्तराधिकारी थे और दिल्ली की साम्राज्यिक सत्ता को बनाए रखने वाले। जो कुछ भी दिल्ली में मुगल सत्ता को ऊंचा करता, वही ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता को भी ऊंचाई देता। कभी कभी तथ्य ब्रिटिश इतिहासकारों को मुस्लिम शासन की क्रूरताओं और विध्वंस की बात करने को मजबूर करते थे, लेकिन इससे उन्हें उसकी सत्ता को वैध ठहराने से कोई रोक नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि साम्राज्यवाद का मिथक एक है और मुगल शासकों की महिमा तथा उनकी अजेयता की कल्पना ही ब्रिटिश साम्राज्य की महिमा और उसके मिथक को भी बल देती थी। इस प्रकार इन सभी कारणों से ब्रिटिशों ने भारत में मुस्लिम शासन को नया प्रोत्साहन दिया। अपने शासन को वैध ठहराते हुए उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों को भी वैधता दे दी, एक वैधता जो भारतीय जनमानस की दृष्टि में कभी थी ही नहीं। वास्तव में व्यापक राष्ट्रीय चेतना में मुस्लिम शासन को उतनी ही कम वैधता प्राप्त थी जितनी बाद में ब्रिटिश शासन को। दोनों को ही विदेशी थोपने के रूप में देखा गया और समय, अवसर और तत्कालीन शक्ति संतुलन की सीमाओं के भीतर उनका विरोध भी किया गया। लेकिन इसी कारण और इसी तर्क से ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस लंबे और जिद्दी प्रतिरोध को महत्वहीन बनाकर प्रस्तुत किया और इसे विद्रोह या बगावत के रूप में दिखाया गया, जैसे ये सब किसी वैध केंद्रीय साम्राज्यिक सत्ता के खिलाफ थे। उनका मानना था और उनके दृष्टिकोण से यह उचित भी था कि भारतीय इतिहास में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो कि इसके लोगों ने अनेक लड़ाइयां लड़ी और अनेक आक्रमणकारियों को रोका। इस प्रकार भारत को ऐसा इतिहास मिला जो उसके आक्रमणकारियों का इतिहास था, जिनका शासन यहाँ के लोगों ने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम इतिहासकार ब्रिटिशों के मंच पर आने से बहुत पहले ही मुस्लिम इतिहासकारों ने इसी प्रकार के इतिहास लिखे थे। ये इतिहास मुख्यतः घटनाओं की वार्षिक विवरणिकाएं थीं, जिन्हें मुस्लिम शासकों द्वारा नियुक्त लेखक या मुंशी लिखा करते थे। इन इतिहास लेखकों का मुख्य कार्य इस्लाम और अपने तत्कालीन आश्रयदाता शासकों की महिमा का बखान करना था, और इस कार्य को उन्होंने अत्यंत उत्साह और भावपूर्ण भाषा के साथ संपन्न किया। इस कार्य को करते समय उन्होंने किसी नैतिक या बौद्धिक आवरण का सहारा नहीं लिया। इस्लाम की महिमा और दारुल इस्लाम, जो कि मुस्लिमों का ब्रिटिश साम्राज्य जैसा ही विचार था, का विस्तार स्वयं ही उचित था और इसके लिए किसी कृत्रिम औचित्य की आवश्यकता नहीं समझी गई। वे काफिरों के नरसंहारों, उनके बलात् धर्म परिवर्तनों, उनके मंदिरों के विध्वंस और इसी प्रकार की अत्याचारपूर्ण घटनाओं का वर्णन गर्व और हर्ष के साथ करते थे, जैसा कि सर H.A. इलियट ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। हिंदू इतिहासकार जब इतिहास लिखने वाला व्यक्ति एक हिंदू होता था, तब भी परिणाम कुछ विशेष बेहतर नहीं होते थे।
इलियट एलियट एक बार फिर टिप्पणी करते हैं कि उस जाति के किसी व्यक्ति से हम यह आशा कर सकते थे कि वह हमें बताएगा कि उसके शासित समुदाय की क्या भावनाएं, आशाएं, आस्थाएं, भय और आकांक्षाएं थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी लेखनी में न तो उसके धर्म का कोई संकेत मिलता है, न ही उसकी जाति का। उसके लिए एक हिंदू काफिर होता है और एक मुसलमान सच्चे विश्वास वाला। जब हिंदुओं की हत्या होती है तो वह लिखता है कि उनकी आत्माएं नर्क भेज दी गईं, और जब किसी मुसलमान की मृत्यु होती है तो वह शहादत का जाम पीता है। वह लिखता है कि इस्लाम का प्रकाश संसार पर अपनी दीप्ति बिखेर रहा है। लेकिन इसके बाद जो आता है वह इलियट को और भी अधिक चकित करता है। जब अत्याचारी शासक अब नहीं रहा और जब आतंक के बल पर इतिहास को झूठा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, इलियट यहाँ टैसिटस को उद्धृत करते हैं, टिबरी एसी नेरोनीज रेस ऑब मेटमफॉल्सी। तब भी वह पाते हैं कि इस दास मानसिकता से ग्रस्त मंडली में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने देश के इतिहास को आत्मीय दृष्टि से प्रस्तुत करे या उस प्रकार की संवेदनाएं, विचार और भावनाएं साझा करे जिनकी अपेक्षा हम एक दीर्घकाल से उत्पीड़ित जाति से कर सकते हैं। इलियट द्वारा वर्णित यह हिंदू मुंशी वर्ग या दास मंडली एक लंबा जीवन जीती है और समय के साथ उसमें असाधारण निरंतरता दिखाई देती है। यह वर्ग कम होने की बजाय समय के साथ और अधिक बढ़ गया है। आज वे विश्वविद्यालयों, मीडिया और देश की राजनीतिक सोच पर छाए हुए हैं। उन्हें एक और प्रकार के इतिहासकारों का समर्थन मिला, वे जो ब्रिटिश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों वर्गों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समानता है, यह कि आज भी वे भारत को मुस्लिम और ब्रिटिश शासकों की आंखों से ही देखते हैं, जबकि उन शासकों का राज बहुत पहले समाप्त हो चुका है। इलियट इस समस्या को नैतिक आक्रोश के साथ देखते हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रकरण है जिसमें गहरे मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारक शामिल हैं। यह केवल संरक्षण मिलने या अत्याचार समाप्त होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक जटिल है। हिंदू कई सदियों तक अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीते रहे और इस दौरान उनके मानस को गहरा आघात पहुंचा। अल्पकालिक अत्याचार चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक और निरंतर अत्याचार व्यक्ति को सुस्त और अमानवीय बना देता है। निरंतर सैन्य और वैचारिक हमलों के तहत कई हिंदुओं ने अपनी पहल करने की शक्ति और मौलिकता खो दी। उन्होंने स्वाभाविकता और आत्मविश्वास खो दिया। उन्होंने अपने प्रति, अपने अतीत, अपने इतिहास और अपने राष्ट्र के प्रति गर्व करना छोड़ दिया। उन्होंने एक तरह का छिपा हुआ अपराध बोध से ग्रस्त जीवन जीना सीख लिया। कुछ लोगों ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा इस प्रकार करने की कोशिश की कि वे शासकों के विचारों और भावनाओं से स्वयं को जोड़ने लगे। उन्होंने यहाँ तक कि अपने ही लोगों के प्रति शासकों की उपेक्षा को भी आत्मसात कर लिया। समय के साथ ये भावनाएं हमारी दूसरी प्रकृति बन गई हैं और इनमें अब अपनी स्वतंत्रता और एक प्रकार की गतिशीलता आ गई है। हम अब अपने आप को शासकों की नजर से देखने लगे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। ऐसा सोचा जा सकता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह दिखाता है कि किसी राजनीतिक जुए को उतार फेंकना जितना कठिन होता है, उससे कहीं अधिक कठिन होता है बौद्धिक और सांस्कृतिक जुए को हटाना। हमने अपने शासकों द्वारा लिखित पुरानी इतिहास की पुस्तकों को बड़ी हद तक वैसा ही बनाए रखा है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इस इतिहास से संतुष्ट हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने इसके अंत में एक नया अध्याय जोड़ दिया है जिसमें वे स्वयं को महापुरुषों और नायकों की भूमिका में प्रस्तुत करते हैं। नए नेताओं की भारतीय इतिहास को लेकर कोई व्यापक दृष्टि नहीं है और वे इससे आगे का कोई बड़ा कार्य करने की अपेक्षा नहीं रखते, सिवाय इसके कि वे स्वयं को स्थायी रूप से स्थापित कर सकें।
वास्तव में उन्होंने पुरानी इतिहास में एक स्वार्थी रुचि विकसित की है जो यह प्रचारित करता है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, कि उसे अतीत में कभी स्वतंत्रता या स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव नहीं हुआ। इसके विपरीत यह उनके योगदान को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है और कुछ ऐसा साबित करता है जो वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे पहले राष्ट्र निर्माता हैं, कि उन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और वास्तव में वह उनके संरक्षण में पहली बार स्वतंत्र हुआ। यह उनके अहंकार को बहुत प्रसन्न करता है और इस अद्वितीय स्थिति को स्थापित करने के लिए हम पाते हैं कि उनके हमले भारत के अतीत पर उतने ही क्रूर और अज्ञानी हैं जितने ब्रिटिश और मुस्लिम इतिहासकारों के थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतिहास लिखे जाते हैं जिसमें हमारे अतीत के प्रति वह तिरस्कार होता है जिसे हमने विदेशी शासन के दिनों में महसूस किया, और हमारी संस्कृति के प्रति वह समझ की कमी जो हमने विकसित की। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक नया विकृति का स्रोत उत्पन्न हुआ। राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए मुस्लिम समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की उम्मीद में भारतीय राष्ट्रीयता ने मध्यकालीन समय के इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया। इस प्रेरणा के तहत मुस्लिम शासन को स्वदेशी बना दिया गया और मुस्लिम शासकों को राष्ट्रीय शासक और यहाँ तक कि राष्ट्रीयतावादियों के रूप में प्रस्तुत किया गया, और जो उनसे लड़े उन्हें निचला दर्जा मिला। आर.सी. मजुमदार हमें बताते हैं कि इस प्रेरणा के तहत राष्ट्रीय नेताओं ने एक काल्पनिक इतिहास तैयार किया जिसमें एक नेता यह भी घोषणा करता है कि मुस्लिम शासन के दौरान हिंदू कभी उपनिवेशी जाति नहीं थे, और कैसे ये अव्यावहारिक विचार जिन्हें 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय नेताओं द्वारा हंसी में लिया जाता, 19वीं सदी के अंत में इतिहास के रूप में स्वीकार किए गए। मार्क्सवादी विकृतियां। मार्क्सवादियों ने भारतीय इतिहास को बड़े पैमाने पर फिर से लिखने का प्रयास किया है, और इसका मतलब है उसका व्यवस्थित रूप से झूठा प्रस्तुत करना। उनके पास इतिहास को लेकर एक कुत्सित दृष्टिकोण है और उनके लिए किसी भी इतिहास का उपयोग केवल उनके सिद्धांत को साबित करने के लिए होता है। उनका पूरा दृष्टिकोण सत्य के प्रति हानिकारक है। लेकिन यह एक बड़ा विषय है और हम इसे यहाँ पर विस्तार से नहीं लेंगे, हालांकि यह उस विषय से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मार्क्सवादियों का भारत के प्रति तिरस्कार विशेष रूप से धर्म, संस्कृति और दर्शन से संबंधित भारत के प्रति गहरा और सैद्धांतिक रूप से सशक्त है। यह तिरस्कार कभी भी सबसे कट्टर साम्राज्यवादी द्वारा दिखाए गए तिरस्कार से अधिक है। कुछ ब्रिटिशों को पूरब के प्रति ओरिएंटलिस्ट आकर्षण था या अपने प्रजाओं के प्रति प्रशासनिक पितृसत्तात्मक चिंता थी, लेकिन मार्क्सवादियों में कोई ऐसी भावना नहीं है। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन स्वयं प्राचीन था और उस आधार पर निर्मित कोई भी सुपरस्ट्रक्चर विचारों और संस्कृति का रूप भी बर्बर होना चाहिए और इसे समाप्त कर देना चाहिए। बहुत कम लोग समझते हैं कि मार्क्स कितने पूर्ण रूप से यूरोपीय थे। उन्होंने पूरे एशिया और अफ्रीका को पश्चिम और विशेष रूप से एंग्लो सैक्सन ग्रेट ब्रिटेन का एक विस्तार मानते थे। उन्होंने भारत पर अपनी सारी थीसिस ब्रिटिश शासकों से उधार ली और पूरी तरह से उनका समर्थन किया। उनके साथ वे मानते थे कि भारतीय समाज का कोई इतिहास नहीं है, कम से कम कोई ज्ञात इतिहास नहीं है, और जो हम इसके इतिहास के रूप में जानते हैं वह लगातार आक्रमणकारियों का इतिहास है। उनके साथ वे यह भी मानते थे कि भारत ने स्वशासन को न कभी जाना है और न ही उसकी परवाह की है। वास्तव में वे भारत के लिए स्वशासन को पूरी तरह से नकारते हैं और इस मामले में उसे कोई विकल्प नहीं देते। उनका कहना था कि सवाल यह नहीं है कि क्या अंग्रेजों को भारत को जीतने का अधिकार था, बल्कि यह है कि क्या हम तुर्क, फारसी या रूसी द्वारा जीते गए भारत को ब्रिटिश द्वारा जीते गए भारत से अधिक पसंद करेंगे। उनका अपना विकल्प स्पष्ट था।
भारतीय मार्क्सवादी पूरी तरह से इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, सिवाय इसके कि वे भारतीय पर मुस्लिम साम्राज्यवाद के तुर्की आक्रमण के भी लगभग समान प्रशंसक हैं। भारतीय मार्क्सवादी इस आक्रमण के बारे में बहुत गाने होते हैं और इसमें उन्हें काफी संतोष मिलता है। इस बिंदु को हम मन रॉय के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। हमें बताया जाता है कि उन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने इसका इतना हिस्सा रखा था कि मुस्लिम साम्राज्यवाद के प्रति अपनी प्रशंसा बनाए रखी। उन्होंने इस्लाम की ऐतिहासिक भूमिका नामक पुस्तक में इस्लाम की तारीफ की और अरब साम्राज्य को मुहम्मद की याद में एक भव्य स्मारक के रूप में सराहा। वे भारत में मुस्लिम आक्रमण का स्वागत करते हैं और हमें बताते हैं कि यह ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के अनगिनत शिकारों द्वारा आशा और स्वतंत्रता का संदेश मानकर स्वागत किया गया था। पहले रॉय ने हमारे देश के बारे में बात की थी, जो मुस्लिम साम्राज्य से लगभग मुक्त हो गया था, लेकिन वह बहुत पहले था जब वे केवल एक राष्ट्रीयतावादी थे और मार्क्सवाद के प्रभाव में नहीं आए थे। मार्क्सवाद साम्राज्यवाद के लिए एक नई सराहना सिखाता है, यह पुराने साम्राज्यवादों को आदर्श बनाता है और एक नए साम्राज्यवाद के लिए लोगों को तैयार करता है। इसकी प्रेरक शक्ति गहरे आत्मप्रायापन में निहित है और इसका सबसे बड़ा सहयोगी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अशिक्षा है। मार्क्सवादी लेखक और इतिहासकार तरह तरह से हर जगह हैं और वे अकादमिक और मीडिया क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित हैं। उनका विश्वविद्यालय नियुक्तियों और पदोन्नतियों, अनुसंधान अनुदान के पुरस्कारों, पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और पाठ्य पुस्तकों के चयन और निर्धारित करने में एक बड़ा प्रभाव है। भारतीय इतिहास का कोई वास्तविक लेखन उनके दर्शन, विचारों और प्रभाव को चुनौती दिए बिना संभव नहीं है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत का वास्तविक इतिहास सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।